नमस्कार दोस्तों। यूपी और बिहार की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवा और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, साथ ही आप ये न्यूज़ की वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। यह सुनकर दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश में बिजली बिल जमा करने के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसा लगता है कि पावर कारपोरेशन में सक्रिय एक गिरोह ने चेक के माध्यम से बिल जमा करके इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। 38 चेक पकड़े गए हैं, जिनमें से 36 बाउंस हो गए हैं। इस मामले में कैशियर को निलंबित कर दिया गया है और उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एक गंभीर मामला है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए ताकि इस घोटाले में शामिल सभी लोगों को पकड़ा जा सके और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि पावर कारपोरेशन अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह सच में एक यादगार मुलाकात रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों सनथ जयसूर्या, चामिंडा वास, अरविंदा डिसिल्वा, मरवान अट्टापट्टू और अन्य खिलाड़ियों से मिलना भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है, खासकर क्रिकेट के माध्यम से। यह देखकर अच्छा लगा कि पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों के साथ समय बिताया जिन्होंने 1996 में श्रीलंका को क्रिकेट विश्व कप जिताकर देश का नाम रोशन किया था। यह मुलाकात खेल जगत और दोनों देशों के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। यह दिखाता है कि खेल किस तरह से सीमाओं को पार कर लोगों को एकजुट कर सकता है। यह खबर वाकई में कई लोगों के लिए चिंताजनक हो सकती है, खासकर जो इस साल हज करने की योजना बना रहे थे। सऊदी अरब का हज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों के लिए वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला एक बड़ा कदम है। यह स्पष्ट है कि सऊदी अरब इस साल हज के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचना चाहता है। अस्थायी प्रतिबंध का फैसला उन लोगों को प्रभावित करेगा जो बिजनेस, टूरिज्म या फैमिली विजिट वीजा पर सऊदी अरब जाना चाहते थे। अधिकारियों का ये कहना कि ये कदम बिना उचित पंजीकरण के हज करने की कोशिश करने वाले लोगों को रोकने के लिए उठाया गया है, इस फैसले के पीछे की मंशा को दर्शाता है। अब उन लोगों को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा जिनके पास इन वीजा श्रेणियों में से कोई वीजा है और वे हज के लिए यात्रा करने की सोच रहे थे। यह देखना होगा कि ये अस्थायी प्रतिबंध कब तक लागू रहता है और हज के बाद वीजा प्रक्रिया कब सामान्य होती है। इस बीच प्रभावित देशों के हज यात्रियों को सऊदी अरब सरकार की अगली घोषणाओं का इंतजार करना होगा। यह सुनकर अच्छा लगा कि शुक्लागंज में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। जाजमऊ चौकी स्थित इकलाख नगर में 38 करोड़ रुपए की 19 बीघा सरकारी जमीन को बुलडोजर चलाकर कब्जों से मुक्त कराना एक सराहनीय कदम है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि जिन लोगों के अवैध निर्माण और कब्जे तोड़े गए उनमें से कोई भी विरोध करने सामने नहीं आया। वहीं इतनी बड़ी कार्रवाई को आसपास के लोग देखते रहे। यह घटना सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों के लिए एक सबक होनी चाहिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह के अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उम्मीद है कि इस जमीन का उपयोग अब सार्वजनिक हित में किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का यह बयान काफी गंभीर आरोप लगा रहा है। उनके अनुसार केजरीवाल, जिन्होंने सादगी के साथ सरकार चलाने का दावा किया था, उन्होंने कथित तौर पर चोरी छिपे 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया, जिससे उनकी 5 सितारा जिंदगी का पर्दाफाश हो गया। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की राजनीति में काफी गहमा गहमी है। सचदेवा का ये दावा निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनेगा और आम आदमी पार्टी की छवि पर सवाल खड़े करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष का दावा है। इस दावे की सत्यता और इसके समर्थन में दिए गए सबूतों की पुष्टि होना बाकी है। आगे आने वाले समय में इस मामले पर और भी प्रतिक्रियाएं और संभावित खुलासे देखने को मिल सकते हैं। यह खबर कर्नाटक कांग्रेस के लिए राहत की सांस लेने वाली हो सकती है। पार्टी आला कमान का उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कहना दर्शाता है कि पार्टी नेतृत्व राज्य में स्थिरता और एकजुटता बनाए रखने को प्राथमिकता दे रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान की खबरें आती रही हैं।
शिव कुमार, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, का पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ है और उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता रहा है। पार्टी आलाकमान का ये फैसला संभवतः दोनों नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने और सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में उठाया गया कदम है। शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाए रखने से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बना रहेगा और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूती मिलेगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये शांति कितने समय तक कायम रहती है और भविष्य में दोनों नेताओं के बीच समीकरण किस तरह से बदलते हैं। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान के इस हस्तक्षेप से कर्नाटक में पार्टी के भीतर चल रहा सत्ता संघर्ष थमता हुआ दिख रहा है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी की सैलरी सुनकर वाकई में कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है। वर्तमान में राम मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मोहित पांडे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें 32,900 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। वहीं मंदिर में सेवा दे रहे सहायक पुजारियों को 31,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। यह वेतन पहले कम था, जिसे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने बढ़ाया है। पहले मुख्य पुजारी का वेतन 25,000 रुपए और सहायक पुजारियों का 20,000 रुपए प्रति माह था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर के पुजारियों का वेतन सरकार द्वारा नहीं, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित और दिया जाता है। ट्रस्ट मंदिर की आय और संसाधनों के आधार पर यह निर्णय लेता है। इसलिए ये कहना कि मुख्य पुजारी सरकार से हजारों की धनराशि लेते हैं, पूरी तरह से सही नहीं है। उनका वेतन राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। वक्फ बिल को लेकर आपके द्वारा किए गए दावे काफी गंभीर और सनसनीखेज लग रहे हैं। यह सुनकर आश्चर्य होता है कि इस बिल ने देश की राजनीति को पलट दिया है और बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टियों का गला घोंट दिया है, जिससे कई नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। हालांकि वर्तमान में जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार हाल के समय में केंद्र सरकार द्वारा कोई नया वक्फ बिल पारित नहीं किया गया है, जिसने इस तरह की राजनीतिक उथल पुथल मचाई हो। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित कानून मुख्य रूप से वक्फ अधिनियम 1995 है, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। 2013 में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और अतिक्रमणों को रोकना था। अगर आपके पास किसी विशेष हालिया वक्फ बिल या घटनाक्रम की जानकारी है जिसके कारण देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है और बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मतभेद किया है, यदि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हाल ही में पारित हुआ है और बिहार में 2025 के चुनाव इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाले पहले बड़े चुनाव हैं, तो ये निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। इस स्थिति में कई संभावित राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक और सामाजिक महत्व रखती हैं। विधेयक के प्रावधानों के आधार पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया चुनावों में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। यदि समुदाय को लगता है कि विधेयक उनके धार्मिक अधिकारों या वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है, तो ये उनके मतदान के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक दलों की रणनीतियां। सभी राजनीतिक दलों को इस नए विधेयक के आलोक में अपनी रणनीतियों को समायोजित करना होगा। जो पार्टियां मुस्लिम समुदाय का समर्थन चाहती हैं, वे विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध कर सकती हैं या समुदाय को यह आश्वासन दे सकती हैं कि वे उनके हितों की रक्षा करेंगी। अन्य दल विधेयक के समर्थन में उतर सकते हैं और इसे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाने वाला कदम बता सकते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को यह ध्यान रखना होगा कि इस विधेयक पर उनका रुख मुस्लिम मतदाताओं को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि सहयोगी दलों की इस मुद्दे पर अलग राय हो। ध्रुवीकरण की संभावना। वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे चुनावी माहौल और अधिक प्रतिस्पर्धी और ध्रुवीकृत हो सकता है। नए गठबंधन और समीकरण। विधेयक पर विभिन्न राजनीतिक दलों के रुख के कारण नए राजनीतिक गठबंधन बन सकते हैं या मौजूदा समीकरणों में बदलाव आ सकता है। पार्टियां उन मुद्दों पर एक साथ आ सकती हैं जहां उनके हित समान हो, भले ही अतीत में उनके बीच मतभेद रहे हों। चुनावी घोषणा पत्र और वादे। सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे और मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट वादे कर सकते हैं। संक्षेप में, यदि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बिहार चुनावों से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, तो यह निश्चित रूप से चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करेगा और राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। मुस्लिम मतदाताओं की राय और विभिन्न दलों का इस मुद्दे पर रुख चुनाव परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के राजनीतिक दल इस नए समीकरण का सामना कैसे करते हैं।